हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशंस की तरफ से जो नया टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है उसका टेस्ट नंबर 2 हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और टेस्ट नंबर 1 का भी डिस्कशन शानदार तरीके से किया हुआ है और उसका प्ले लिस्ट भी बना चुके हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आपको इसमें 15 सेट करवाया जाएगा, सभी सेट का आपको डिस्कशन इस चैनल पर करवाया जाएगा, ठीक है, शानदार तरीके से, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया है। तो किसको लागू नहीं किया गया ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें दिया है दास्ता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। देखिए आपको मालूम है कि दास्ता का अंत जो है ना, दास्ता का अंत, देखिए दास्ता का जो दास प्रथा का अंत है इसने लॉर्ड एलन बरो ने किया था। कब? 1843 में किया था, ठीक है। लेकिन इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भी ये उपाय लागू किया गया था, ठीक है। तो ये वाला है। ठगों का दमन भी किया गया था। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, याद रखना। कब? 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। ठगी प्रथा को समाप्त किया था 1830 में, ठीक है। तो ये तीनों किया है, ठीक है। ये सुधार जो है लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दास्ता का अंत, ठगों का दमन और सती प्रथा का अंत। ये वाला जो धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सुधार ये लागू नहीं किया था, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक। बात करते हैं विलियम बेंटिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना है। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन था? यही लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1828 से 1835 तक था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ये तीनों याद रखना है कि कब कब किस क्या चीज़ समाप्त किया था, ठीक है। पूछे दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था, ठीक है। याद रखना है, लॉर्ड एलन बरो ने किया था और 1843 में किया था, ठीक है। सती प्रथा का 1829 में विलियम बेंटिक ने किया था और ठगों का दमन 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किया था, अंग्रेजी शुरू किया था? तो विलियम बेंटिक ने ही अंग्रेजी शुरू किया था और 1835 में ये अंग्रेजी अधिनियम पारित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। और इसमें सहयोग दिए थे कौन? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, बेंटिक ने कन्या भ्रूण हत्या को भी रोका था, ये भी ध्यान रखना है। कन्या भ्रूण हत्या को भी रोका था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप का कुछ एक प्रश्न आता है, जैसे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। और इसमें सहयोग किए थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे प्रमुख प्रचारक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में ये पारित हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो किसके द्वारा? तो ये परामर्श किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति जो भेजता है उसी को परामर्श देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और किस अनुच्छेद में है ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 143 में ना, 143, याद रखना 143 परामर्श लेने का अधिकार है, ठीक है। और यहाँ से याद रखना क्या, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आया है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में याद रखेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो देखिए आपको याद रखना है, इसे हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट यही 2, 1, 4 है ना, एक को इधर ले आइए, यानी कि 1, 2, 4 है ना, 1, 2, 4 में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आपको याद रखना, पहले ये समझिए, रिट 5 प्रकार का होता है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि रिट कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों रिट जारी करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो हाई कोर्ट है जो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के पूछे स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हरिलाल जे कानिया थे। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और पूछे जाएगा आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन याद रखना है कि 52वां मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? तो वी.आर. गवई है ना, भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। भूषण रामकृष्ण गवई अभी वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली जाएगा, पूछेगा आपसे कि
B.R. गवई से पहले यानी कि 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन था, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो संजीव खन्ना था, ठीक है। इससे पहले कौन थे, संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है ये क्वेश्चन। तो ये क्या है, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, 14 दिन समय दिया जाता है, ठीक है। अगर 14 दिन से ज़्यादा दिन रखता है तो वो पारित माना जाता है, ठीक है। धन विधेयक की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्या, धन विधेयक का परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, तो धन विधेयक को याद रखना केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में इस टाइप के 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है ना, संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला है, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे लोकसभा के। अब पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा के मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो रक्त अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये बोला कि रक्त अम्लीय होता है, तो यही तो गलत है। कैसे, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.35 से 8.45 होता है ना रक्त का पीएच मान, ठीक है। तो देखिए पीएच मान का मतलब क्या होता है, जैसे कि पीएच मान अगर आपको 7 के बराबर है तो ये उदासीन होता है, 7 से नीचे है तो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर हो गया तो क्षारीय हो गया। तो ये 7 से ऊपर है तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्षारीय होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है ना, यहाँ लिखा क्या, रक्त अम्लीय होता है, तो ये गलत है। यानी रक्त क्या है, एक क्षारीय है, 7 से ऊपर है इसका पीएच मान, तो क्षारीय है रक्त, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा, पित्त रस का स्त्राव यकृत द्वारा होता है, ये सही है। पित्त का स्त्राव जो है यकृत द्वारा होता है और पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। आमाशयी रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है ना। और पित्त रस जो है क्षारीय होता है, ये सही है। पित्त रस जो है ये क्षारीय होता है, क्यों, क्योंकि पित्त का जो पीएच मान होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है मालूम, ये होता है 7.5 से 8 लगभग 1 होता है, ठीक है। यानी 7.5 यानी 7 से अधिक है तो क्षारीय हो गया, ठीक है। तो पित्त क्या है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। रक्त की बात करें, यहाँ रक्त आया है तो रक्त से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त जैसे यहाँ पर क्या क्षारीय आपको मालूम होना चाहिए था, तो आंसर आ जाता आसानी से। उसी प्रकार देखिए आपको याद रखना, ब्लड जो है रक्त है, ये 2 प्रकार, इसमें रक्त में जो है इसमें प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो 55% इसमें प्लाज्मा होता है। बाकी जो 45% होता है वो कनिकाएँ होती है, ठीक है। जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। 45% में ये तीनों होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना है आपको, चारों एक साथ बता रहे हैं। देखिए रक्त का निर्माण पूछे तो अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी का निर्माण पूछे तो भी आंसर लगाना है अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूछे अस्थि मज्जा, प्लेटलेट्स का निर्माण पूछे तो वो भी आंसर क्या होगा, अस्थि मज्जा होगा। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और रक्त की बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। याद रखना क्या, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और ये क्षारीय होता है ना। और रक्त के बारे में जैसे कि रक्त की बात करें और तो सामान्य मनुष्य में रक्त कितना 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, यानी कि शरीर के वजन का 7% रक्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। इसी टाइप का एक प्रश्न क्या आता है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, ध्वनि का प्रभाव कानों पर लगभग कितना समय तक रहता है, तो 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड तक रहता है, 0.1 सेकेंड तक कानों पर प्रभाव रहता है, ठीक है। अच्छा, मानव कान द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है ना। 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो ध्वनि आवृत्ति होती है उसे मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। और ये श्रव्य ध्वनि कहलाता है। अब 20 हर्ट्ज से कम जो होता है वो अपश्रव्य ध्वनि कहलाता है, और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है वो पराश्रव्य ध्वनि कहलाता है, ठीक है। और ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश क्या है,
प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है वो निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है। प्रकाश का अधिकतम वेग किस में होता है, तो निर्वात में होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ध्वनि मापने की इकाई क्या होता है, डेसिबल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तैयारी करने का बेहतर तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है या तो पूछे जाने की पूरी संभावना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एक साथ रिविजन करना चाहिए। उससे क्या होता है, अधिक से अधिक आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है या तो आपको बेहतर तैयारी आपकी हो जाती है कम समय में, ठीक है। और भूले हुए चीज़ भी याद आ जाता है, कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसी तरह आपको बेहतर तैयारी करना चाहिए, ठीक है। ये स्मार्ट स्टडी होता है, इसी तरह तैयारी करके आप कम समय में आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो आपको ये मालूम है, समाजवादी जैसे है, आपको मालूम है ना, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये जो 3 शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, है ना। तो ये याद रहेगा आपको, समाजवादी देखते ही साथ दिमाग में आ गया कि समाजवादी और अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, है ना। सेड याद रख लेना, याद रहेगा आपको सेड, है ना। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, यानी कि संविधान लागू होते समय ये नहीं था प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से पूछा जाता है क्या मालूम, 42वां संविधान संशोधन 1976 काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है, ठीक है। इस बार भी आएगा, याद रखना है। जैसे 3 शब्द ये जोड़ा गया था, ठीक है। पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य, ठीक है। 10 मूल कर्तव्य था, वो जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के को में है और अनुच्छेद 51 के को में है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो यही 42वां संविधान संशोधन 1976 ही हुआ था, जब समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में मात्र एक बार ही अभी तक संशोधन हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसी में ही धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। दादा भाई नौरोजी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे महत्वपूर्ण, ठीक है। जैसे ये सब याद रखना आपको, है ना, कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था, 1867 से 68 ईस्वी में लगाया था। और प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय ये लगाया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति। और पूछा जाता है क्या, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो जो 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के कुल सतह के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो लगभग 71% जलमंडल है, ठीक है। पृथ्वी के लगभग 71% जलमंडल है। इसी टाइप के एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार SSCGL में पूछा गया था, क्या मालूम, कि भारत का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के द्वारा होता है, तो 95% है व्यापार समुद्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखना है, 95% समुद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ठीक है। और पृथ्वी आइए यहाँ, तो पृथ्वी की बात करें, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी का व्यास पूछिए कितना है, तो 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के भूप्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये गैस पूछे, ये तत्व कौन सा है, तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। देखिए, सबसे ज़्यादा पाया जाता है भूप्रकृति में ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद है सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद है, तीसरे नंबर पर आता है एल्युमिनियम, चौथे नंबर पर है लोहा, ठीक है। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो पूछा जाएगा सबसे प्रचुर मात्रा में, तो ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। पूछेगा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाना धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये उपधातु है सिलिकॉन, है ना। और धातु पूछे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। फिर पूछा जाता है क्वेश्चन क्या, पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला
प्रचुर मात्रा में दूसरा धातु कौन सा है, तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम से याद रखना है। इसको याद कैसे रखना है, आसी एलो, आसी एलो, आसी से हो जाएगा ऑक्सीजन सिलिकॉन, एलो से एल्युमिनियम लोहा, एलो एल्युमिनियम लोहा। ठीक है, ये भू प्रॉपर्टी में सही इसका क्रम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। हंसाने वाले गैस जो है N2O, इसकी खोज भी जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो देखिए, जो वायुमंडलीय परत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डिटेल में यहाँ से समझ लेना। ठीक है, देखिए वायुमंडलीय परत जो है सबसे नीचे जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल सबसे जो नीचे है वो ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है समताप मंडल। देखिए पहले है ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मध्य मंडल जिसे बोलते हैं मेसोस्फेयर, उसके ऊपर है आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल, और उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर है ना, बहिर्मंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है। पहले नंबर तो ये पृथ्वी के जो सटा हुआ है ना, सबसे नीचे जो वायुमंडलीय परत है वो कौन सा है, वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, फिर है बहिर्मंडल। तो जो मौसम की सारी घटनाएं होती है वो किस में होती है, तो होता है क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में होता है। किस में, ट्रोपोस्फेयर में मौसम की सारी घटनाएं होती है। और वायुयान जितने भी जेट विमान वायुयान चलता है वो किस में, तो वो समताप मंडल में चलता है यानी स्ट्रेटोस्फेयर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही बोला जेट विमान, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आता है, और आएगा आपसे कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा कि टीवी और जैसे रेडियो का संचार जो संभव है वो किसके कारण है, तो आयन मंडल के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में वायुयान सारे चलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या अम्ल का नाम है और जिस पदार्थ में ये पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में या तो बिच्छू के डंक में पूछे, मधुमक्खी के डंक में, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड को ही आपको मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये चूने के पानी में पाया जाता है ना, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH पाया जाता है। टॉर्टरिक अम्ल की बात करें तो टॉर्टरिक अम्ल ये आपको मिलेगा इमली और अंगूर में है ना, टॉर्टरिक अम्ल 3 C का 4। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किस में मिलेगा, साबुन में है ना, D का 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए अम्ल टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि ये सब तो मालूम होगी आपको। फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको चूने के पानी में पाया जाता है। टॉर्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है ना, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, CH3COOH होता है। ठीक है, और पूछा जाता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना, ऑक्जेलिक एसिड। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और पूछा जाता है क्या, जैसे कि जो एथलीट द्वारा यानी कि एथलीट जब दौड़ते हैं तो उसके मांसपेशियों में जो थकान होती है वो किसके कारण होता है, किस अम्ल के जमा होने के कारण, तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर में। दूध का घनत्व भी मापा जाता है लैक्टोमीटर में ही मापा जाता है। ठीक है, रही बात पीएच का, तो पीएच मान का आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और रही बात क्या, अम्ल, अम्ल और क्या होता है, क्षार। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, अम्ल का स्वाद हो गया खट्टा। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को, अम्ल जो है नीले लिटमस को
लाल में बदल देता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, एक अनिल, ठीक है, अनिल से याद रहेगा। अम्ल जो है क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, अनिल है ना, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अनिल से याद रहेगा। बस एक ही याद रखना है, बाकी ये क्षार अपने आप याद रहेगा। क्या क्षार, इसको उल्टा कर देना, क्षार क्या करेगा, लाल को नीला बना देता है, ठीक है। तो अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, और क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अभी आपको बताए थे समाजवादी है ना, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष है ना, शेड ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, तो है ना, मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 1976 में ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और स्वर्ण सिंह समिति पर पूछा जाता है, मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ये जोड़ा गया था, ठीक है। मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के को में है मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद 51 के को में है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और अच्छा, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, जो देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो था 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितना, 11 मूल कर्तव्य है। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य है क्या, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये माता पिता का या तो गार्जियन का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, मानव पित्त यानी कि बाइल जूस जो होता है, बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है, तो ये कैसी है, अम्लीय है, तटस्थ है, क्षारीय है। तो इसको जानने के लिए क्या मालूम होना पड़ेगा कि पित्त का पीएच मान होता कितना है। तो आपको पित्त का पीएच मान आपको बताए थे कितना, पित्त का पीएच मान होता है 7.5, ठीक है, 7.5 से 8.1 तक होता है पित्त का पीएच मान। तो 7 से ऊपर जैसे हुआ तो ये क्षारीय हो गया, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पित्त जो है वो क्षारीय हो गया, ठीक है। 7 रहता तो उदासीन हो जाता, तटस्थ हो जाता, 7 से नीचे रहता तो अम्लीय हो जाता, लेकिन है ये 7 से ऊपर 7.5 है। जैसे कि आपको बताया तो पीछे क्या, रक्त क्या, रक्त भी 7.35 से ऊपर था तो वो भी क्षारीय हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार पित्त भी क्या, क्षारीय है। अब रही बात पित्त की, यहाँ से पूछा जाता है कि पित्त कहाँ से निकलता है, तो पित्त यकृत से निकलता है ना। पित्त कहाँ से निकलता है, तो पित्त का स्राव यकृत से होता है। ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में रहता है पित्ताशय, तो याद नहीं रहता आपको अच्छे से, तो लगता है कि पित्ताशय से निकलता है, लेकिन ध्यान रखना है पित्त का स्राव यकृत से होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पित्त जमा होता है कहाँ, पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस में आपको याद करवाए थे, कई बार याद करवाते हैं, है ना, है ना, अगरकर के, जीरो रन, ठीक है। ये 6 अक्रिय गैस से याद रहेगा आपको, है ना से हो जाएगा हीलियम नियॉन, अगरकर के आर्गन क्रिप्टोन, जीरो रन जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो ये लाइन याद रखना है ना, अगरकर के, जीरो रन, यानी कि है ना से हीलियम नियॉन, अगरकर के यानी आर्गन क्रिप्टोन, जीरो रन यानी जीनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस है। इसमें आपको क्या नहीं है, देखिए नियॉन है, हीलियम है और आर्गन, ये हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या, अक्रिय गैस नहीं है। अच्छा, ये अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये 18वें समूह में है। और क्या याद रखना है, इसमें से पूछा जाता है कि किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है, तो जीनोन को, है ना, जीनोन को अजनबी गैस कहा जाता है। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो रेडोन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत की भर्त्सना की थी। तो इसको किसने किया था, दादा भाई नेहरू जी ने, है ना। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत की भर्त्सना की थी, दादा भाई नेहरू जी ने किया था, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी से आपको याद रखना क्या, आपको दादा भाई नेहरू जी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, दादा भाई नेहरू जी था। उसी में धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। भारत का जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने, दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेहरू जी थे, ठीक है। भारत का बायोब्रिज किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। और इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। रही बात गोपाल कृष्ण गोखले की, तो गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। मोहम्मद अली जिन्ना से एक क्वेश्चन आता क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने
देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था, है ना। तो आपको पीछे बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देखिए इसने क्या क्या किया था, ये ध्यान रखना है। सती प्रथा को समाप्त किया था, ठगी प्रथा को समाप्त किया था, और दास्ता प्रथा के समाप्त में भी ये सहयोग किया था, लागू हुआ था, ठीक है। तो ये सती प्रथा को कब समाप्त किया था, 1829 में, और ठगी प्रथा को समाप्त किया था 1830 में, और अंग्रेजी अधिनियम भी ये इसी के समय पारित हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को ये समाप्त किया था, ये भी ध्यान रखना है ना। राजा राम मोहन राय के सहयोग से, अंग्रेजी जो लागू करने में भी ना अधिनियम, उसमें भी राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था, ठीक है। और जैसे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होने में ईश्वरचंद विद्यासागर जो है प्रमुख भूमिका निभाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक है चार्ल्स मेटकाफ, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। याद कैसे रखना है, देखिए मुक्तिदाता को बोलना मुक्ति, है ना, मुक्तिदाता, मुक्ति मेटकाफ, मुक्ति मेटकाफ, है ना। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी। देखिए दो व्यक्ति का नाम आएगा, एक बलवंत राय मेहता और एक है अशोक मेहता, ठीक है। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज सुझाव दिया था, ठीक। अशोक मेहता द्विस्तरीय, और बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो याद कैसे रखना, कभी कन्फ्यूजन ना हो और हमेशा याद भी रहे। देखिए बलवंत राय मेहता, इसमें 3 शब्द है, बलवंत राय मेहता 3 शब्द है, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। देखिए अशोक मेहता में 2 शब्द है, अशोक मेहता, है ना, अशोक मेहता, तो 2 शब्द है, यानी कि ये 2 स्तरीय पंचायती राज का इस सुझाव दिया था, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर समझिए, बलवंत राय मेहता 3 शब्द है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज का ये सुझाव दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज है जो, वो उसमें है क्या क्या त्रिस्तरीय में, तो उसमें है देखिए ग्राम पंचायत होता है सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर है पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तरीय था, ठीक है। और पंचायती राज की बात करें तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है बिहार के एग्जाम की दृष्टि से। चाहे बिहार में कोई भी एग्जाम दीजिए, या तो आप सेंट्रल लेवल का जो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सभी एग्जाम में पंचायत और नगर पालिका से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार यहाँ पर फास्ट रिवीजन करते हैं। देखिए पंचायत इधर है नगर पालिका, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था, है ना, पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज, और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया था, और ये संशोधन था 1992 वाला, ठीक है। और पूछा जाएगा क्या, पंचायती राज व्यवस्था जो है किस अनुसूची के तहत संवैधानिक दर्जा दिया, किस अनुसूची में रखा गया, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, 29 विषय है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। पंचायती राज किस भाग में है, तो भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था को जो ये संवैधानिक तौर पर ये कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो इसी 24 अप्रैल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235, ठीक है। यूरेनियम 265 है, 35 जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, यूरेनियम 235। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है यूरेनियम से कि पिच ब्लेंड ये किसका अयस्क है, तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड है ना, कोयला में भी झारखंड है। और एक क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, और ये कहाँ है, झारखंड के सिंहभूम जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कि कहलाता है, तो पंचायत या तो गांव में सबसे छोटे छोटे क्या होता है, वो होता है वार्ड, है ना। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वार्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन इसमें कौन सा नहीं है, तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। देखिए यूरेनियम क्या एक तत्व है, बाकी जैसे जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं, जो कि हज़ारों वर्षों तक, जैसे पेड़ पौधे जो कि
है ना, मरे हुए चीज़ें जो है वो अंदर दबे हुए रहते हैं, तो उससे जीवाश्म का निर्माण ये होता है। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो यहाँ पर यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम आपको बता दिए थे क्या, यूरेनियम का एस्क पूछा जाता है, क्या होता है वो पिच वैलेंट किसका एस्क है, यूरेनियम का एस्क है। नेक्स्ट है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव पाया जाता है, तो चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है। ठीक है, और बात करें ऑक्जेलिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके, तो ये जिंक का परत चढ़ाया जाता है ना, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका परत, जिंक का यानी कि जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसे यसदी लेपन कहा जाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और पूछा जाता है क्या लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और लोहे में जंग लगने से क्या होता है, उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न पूछा जाता है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। जिंक से और चीज़ें याद रखना है। ये केलामाइन किसका अयस्क है, केलामाइन जो है ये जस्ता का अयस्क है ना, जिंक यानी जस्ता, तो जस्ता का अयस्क है। इसको याद कैसे रखना है, केला संस्था है, केला संस्था यानी कि केलामाइन जो है जस्ता का अयस्क है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और पीतल किसका मिश्रण होता है, तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है ना, इसको याद रखना, पिताजी, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, इनमें से राष्ट्रीय दल कौन है, तो बहुजन समाज पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल है इसमें, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी। कौन कौन सा याद रखना है, भाजपा और कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी 3 हो गया, है ना, भाजपा, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कांग्रेस, और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, है ना, सीपीएम, और एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के लिए कितने कम से कम 4 राज्यों में उनका जो सत्ता सरकार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 राज्यों में उनकी पार्टी, बहुमत दल से पार्टी होना चाहिए कम से कम 4 राज्यों में। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हो गया राजनीतिक दल है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था ये पूछा जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी को कांसीराम था, है ना, कौन था, कांसीराम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था, तो क्या इसमें नहीं था ये पूछा गया, तो राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, ये था। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, ये भी था। शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो इसमें रुचि रखते हैं, ये नहीं था, ये ऐसी चीज़ें नहीं रहती है। ठीक है, आंसर यहाँ सी हो गया। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा का सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो श्रीलंका में भारतीय शांति सेना किसने भेजा था, तो ये राजीव गांधी ने। आंसर क्या हो गया, राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था, 20 अगस्त 1944 को हुआ था। ठीक है, और 20 अगस्त से एक क्वेश्चन आता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, राजीव गांधी की जयंती पर ही मनाया जाता है। राजीव गांधी की मृत्यु कब हुआ था, 21 मई 1991 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें सब ध्यान रखना है। रही बात श्रीलंका के साथ एक अभ्यास है भारत का, कौन सा है वो, तो मित्र शक्ति, है ना, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ है, भारत और श्रीलंका के साथ है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के अलग करता है ना, और पाक जल संधि भी जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, ये है ना, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम का ये घटना का ये परिणाम है। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, यानी कि इंग्लैंड की शक्ति में कमी आ गई थी, ये भी है। और राष्ट्र संघ का गठन ये नहीं है, क्यों मालूम, राष्ट्र संघ का गठन ये पहले हो चुका था। ठीक है, राष्ट्र संघ का गठन 1920 में हुआ था। ठीक है, और जो कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45 तक हुआ था। ठीक है, तो ये दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम ये नहीं है ना। राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, 1920 में हुआ था, कब, जब असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो और ये रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि हुआ था, ये भी सही है, यानी कि सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, रही बात विश्व युद्ध से क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध पूछे कब से कब तक हुआ था, 1914 से 18 तक होता। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछा जाता है, तो
ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था, है ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। और दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून, है ना। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का तत्कालीन जो शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, और कल्पक्कम और कुडनकुलम ये जो परमाणु शक्ति संयंत्र है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो ये विश्राम का जड़त्व है ना, विश्राम का जड़त्व के कारण ये पीछे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि विश्राम का जड़त्व जो होता है यानी कि जड़त्व का नियम जो होता है ये किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और ये जड़त्व का नियम को ही मतलब कि न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम है क्या? कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो वो अस्थिर अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विश्राम का जड़त्व हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 में कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला क्या है कि 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, यही गलत है। क्यों मालूम? दहेज निरोधक अधिनियम जो है 1961 में बना था। ये कब बना था? 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बना था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। दहेज निरोधक अधिनियम कब बना था? 1961 में। यहाँ लिखा है 1971 में, ये गलत है। 1971 से एक प्रश्न याद रखना है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, बाकी ये चीज़ें सही है ना, ये गलत था। बाकी ये सत्य है कि दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है। और दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना आपको, जैसे कि क्वेश्चन आता है ना कि शारदा अधिनियम, है ना, शारदा एक्ट जो है ये किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम से संबंधित है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम से संबंधित है। और ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1929 में ही पारित हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो संविधान में समानता का अधिकार ये तो है, और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता ये भी है। श्रम का अधिकार, ये श्रम का अधिकार ये गारंटी नहीं देता। ठीक है, शोषण का अधिकार ये नहीं, शोषण करने का अधिकार नहीं देता, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, यानी 1 और 2 है यहाँ पर आंसर गया ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, अब रही बात क्या ये है किस में? तो ये मौलिक अधिकार की बात है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अमेरिका से लिया गया, ये याद रखना है, मूल अधिकार। ठीक है, बाकी कुछ अनुच्छेद की यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार है ना, यानी कि विधि के समक्ष समता पूछे किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। धर्म, जाति, लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन में समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में है। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और वाक्य एवं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। दो सिद्धि के खिलाफ संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 21 में। यही अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अनुच्छेद यहाँ 23 और 24 याद रखना है। 23 में क्या है? तो बाल श्रम और मतलब बालात श्रम और मानव व्यापार का निरोध, मतलब कि विरोध है, प्रतिबंध है, यह अनुच्छेद 23 में है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, और याद रखना है अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? आपको याद करवाए थे क्या? आपको याद रखना है, देखिए महाराष्ट्र है, और आसानी से याद रहेगा। क्या याद करवाए थे? महा, आंध्रा, बहरा, काना, ये 4 राज्य याद रहेगा। महा, आंध्रा, बहरा, काना से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बहरा से बिहार, काना से कर्नाटक, ये 4 राज्य हो गया। फिर उत्तर तेलंगाना, उत्तर तेलंगाना, ये चीज़ें आपको याद रहेगा हमेशा, है ना। 6 राज्यों में विधान परिषद है, कौन कौन सा? महा, आंध्रा, बहरा, काना, यानी 4 राज्य हो गया। महा से महाराष्ट्र, आंध्रा से आंध्र प्रदेश, बहरा से बिहार, काना से कर्नाटक, 4 राज्य हो गया। उत्तर तेलंगाना यानी कि
उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। अब इसमें से आप आसानी से निकाल लेंगे कहाँ पर नहीं है। तो देखिए इसमें महा, आंध्रा, बहरा, देखिए बहरा बिहार में है, काना कर्नाटक में है, उत्तर तेलंगाना यानी उत्तर प्रदेश तेलंगाना में है, गुजरात में नहीं है, ठीक है। यानी विधान परिषद कहाँ नहीं है, गुजरात में नहीं है। तो ये 6 राज्यों में है, ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है और आपको आसानी से याद भी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो असहयोग आंदोलन का नारा दिया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। खिलाफत आंदोलन हुआ था कब, 1919 में हुआ था। 1919 से याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। रॉयली एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, गांधी जी ने किया था। और रही बात क्या, असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया गया फिर कब, तो 1922 में। क्यों ले गया, इसका मूल कारण क्या था, तो 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके कारण ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चंपारण आंदोलन की बात करें कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो नमक सत्याग्रह जिसे आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय परत, जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, वो परत कौन सा है, तो वो पूछा क्या, वायुमंडलीय परत। तो वायुमंडलीय परत इसमें से कौन सा होगा, तो ओजोन मंडल जो है ना, देखिए ओजोन मंडल जो है ये निश्चित रूप से पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ ओजोन मंडल ऑप्शन में है, तो आंसर ओजोन मंडल यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और ये ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत पूछे किस मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखिए पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है ना, ऑक्सीजन का ये 3 अणु वाला जो है O3 ओजोन का सूत्र होता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट है प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था, वो क्या कहलाता था, जैसे कि अभी 7 महाद्वीप है ना, वो पहले एक ही जगह था, वो कहलाता पेंजिया कहलाता था ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वो पेंजिया कहलाता था। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। तो पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना। कौन सा था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ठीक है। और जो ये नीनो डी कुन्हा है, ये बाद में 1530 में, है ना, पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था, ये बाद में, ठीक है, नीनो डी कुन्हा ने, ठीक है। तो गोवा पहले किया था अल्बुकर्क ने, ठीक। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था, 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। भारत आने वाला पहला जो यूरोपीय देश कौन था, तो वो पुर्तगाली ही था, ठीक है। अब पुर्तगाली में भी पूछे सबसे भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वो था वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 में। वास्को डी गामा भारत में पहले कहाँ आया था, तो केरल के कालीकट पर आया था। किसने स्वागत किया था, तो जमोरिन ने स्वागत किया था, ठीक है। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर स्तंभबद्ध का अध्ययन कहलाता है। तो पर्यावरण के देखिए अंतर संबंध का अध्ययन जो है किसके बीच, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच, वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पूछे, तंत्र लग जाए तो एजी टेंसले ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था कौन, यहाँ पर आपको मालूम होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, परमाणु बम। तो यहाँ पर क्या है, हिरोशिमा दिया है, तो हिरोशिमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला जो परमाणु बम पूछे कहाँ गिराया गया था, तो जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। कब, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो परमाणु बम है ये कब गिराया गया था, 9 अगस्त को गिराया था 1945 को, कहाँ, नागासाकी पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा असत्य है, देखिए मैग्मा के ठंडे होने के कारण ये बनता है, ठीक है। देखिए ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है
तो अंदर जो पृथ्वी के अंदर रहता है ना वो मैग्मा कहलाता है, ठीक है, और ऊपर जो आ जाता है वो लावा कहलाता है, ठीक है। तो ये बोला कौन सा कथन असत्य है आग्नेय चट्टान के बारे में। तो मैग्मा जो होता है वो ऊपर आके ठंडा हो जाता है तो ये चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान, ये सही है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये गलत है। आग्नेय चट्टान को परतदार चट्टान नहीं कहते हैं, ठीक है। सील और डाइक पाए जाते हैं और ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। चट्टान देखिए मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, और कौन सा होता है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, जिसे अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहा जाता है, ठीक है। और फिर होता है एक रूपांतरित चट्टान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो परतदार चट्टान किसको बोलते हैं, अवसादी चट्टान को, ठीक है, आग्नेय चट्टान को नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन इसमें गलत है पूछा गया है। तो देखिए राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, ये सही है ना, राष्ट्रपति द्वारा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है ये राज्यपाल। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है, ठीक है। राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है, ठीक है। और राज्यपाल क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हो, है ना, तो ये सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये गलत दिया हुआ, ठीक है। और रही बात राज्यपाल जो है, राज्यपाल अभी वर्तमान में बिहार का करंट अफेयर में याद रखना कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त किस शरीर में होता है, तो फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं में से निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका के संविधान से देखिए मौलिक अधिकार तो आपको मालूम है ये किया गया है, और मौलिक अधिकार किया गया, न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से ही लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया ये भी अमेरिका से ही लिया गया, ठीक है। यहाँ उपरोक्त सभी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो एम.एन. रॉय ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने संविधान का विचार सबसे पहले दिया था। और संवैधानिक जो भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बी.एन. राव था, ठीक है। ये दोनों आपको कन्फ्यूजन कर देता है, एक ही नाम है ना, एक ही जैसा नाम है, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, तो विचार पूछे कि संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया, तो विचार मन में होता है, यानी कि एम.एन. रॉय, इसे रिलेट कर लेना। विचार कहाँ करते हैं, मन में, तो एम.एन. रॉय, विचार मन में एम.एन. रॉय, और संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बी.एन. राव था, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, याद भी रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था। तो अंग्रेजी को किसने प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था। देखिए लॉर्ड मैकाले ने प्रारंभ किया था, जो शुरुआत है ना, लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट को ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये पारित किया था, ये कानून बनाया था, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले का वो रिपोर्ट था, तो आंसर क्या हो गया, लॉर्ड मैकाले यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही पारित किया था 1835 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ये कहलाती है, क्या कहलाते हैं, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। फिर समझिए, देखिए नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना देखिए साकेत है, साकेत के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। पंचवटी के लेखक भी मैथिली शरण गुप्त है। पथिक का लेखक मैथिली शरण गुप्त नहीं है। पथिक का ये किसकी रचना है, तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना याद रखना है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है ये पथिक, है ना, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता। तो आपको बताया था अनुच्छेद 20 और 21, ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 20 और 21 में, 20 में क्या है, दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो जीवन के बारे में है ना, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगर पूछा जाए कि ये किस अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में है ना,
आपको वाक की स्वतंत्रता है ना, वाक की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, कानूनों के समक्ष समानता है ना, ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में। ठीक, नेक्स्ट है केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, तो ये कर सकता है कौन, संसद है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया संसद। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो आपको बताया था 124 है ना 124 में, और हाई कोर्ट है 214। ठीक है, संसद की बात करें किस अनुच्छेद में, तो आपको बताए थे संसद है अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा है 80 में, और लोकसभा है अनुच्छेद 81 में है ना। सरल, तीनों याद रहेगा, हमेशा जब भी आए रिवीजन कर लीजिए, याद रहेगा। तीनों अनुच्छेद लगातार है 79, 80, 81। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में। ठीक है, और प्रधानमंत्री के बारे में कब कहाँ है, अनुच्छेद 74 के 1 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, तो एड्स क्या करता है, जो टी कोशिका होता है ना, टी सेल, इसको नष्ट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रोग प्रतिरक्षा जो आपके शरीर बॉडी में होता है उसी को नष्ट कर देता है, टी सेल को नष्ट कर देता है ये एड्स। ठीक है, अब एड्स जो पूछा जाता है, एक एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट जो है एड्स की जांच के लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस रचना पर मिला था, तो उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, अभी करंट अफेयर में लेटेस्ट जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसको मिला, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो जी शंकर कुरूप को मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, तो उच्च न्यायालय में जो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए दायर करते हैं वो अनुच्छेद 226 है ना, वही वाला चीज़ है जो कि हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये चीज़ें है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और रीट जारी होता है, यही वाला सेम अनुच्छेद है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, तो जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है किसको, PN भगवती को है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। जनहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, ये कब प्रारंभ हुआ था, 1980 के दशक में शुरू हुआ था। PN भगवती इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, तो क्षमादान का शक्ति का सिद्धांत नहीं है, पूछा कौन, देखिए इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ये सही है ना। अब चलते हैं आगे, देखते हैं ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 का राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है, ये भी सही है ना, राष्ट्रपति जो है पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है, ये सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, ये गलत है ना, राष्ट्रपति के समक्ष आप मौखिक सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी सही है, यानी कि आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 72 में। ठीक है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 161 में। अब एक चीज़ दोनों में अंतर क्या मालूम, राष्ट्रपति जो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, मृत्यु दंड के अलावा जो भी सजा हो उसको क्षमा कर सकता है राज्यपाल। ठीक, नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, तो ये दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था है ना, दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था, और दहेज निरोधक विधेयक ये पारित कब हुआ था, कब बना था, 1961 में बना था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब रही बात, यहाँ से 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति बुलाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, ये प्रश्न याद रखना है। और संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो याद रखना है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत,
और अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद और युग्मोद्भिद परावस्था बहुकोषीय तथा मुक्तजीवी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म, है ना। कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद परावस्था बहुकोषीय तथा मुक्तजीवी होता है? तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी, है ना। नग्न बीजी पौधे जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म के अंतर आता है, और जिसका बीज ढका हुआ था वो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट है गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल, ये क्या होता है? बल एवं प्रतिबल विपरीत दिशा में लगता है, ये तो ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग वस्तुओं पर ये कार्य करता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। देखिए हर पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट जो जो भी बोलते हैं सब अति महत्वपूर्ण याद रखना है। गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। गति का नियम जो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिया था। पहला नियम क्या है? तो कोई वस्तु अगर अस्थिर अवस्था में तो अस्थिर रहना चाहती है, गति में तो गति में रहना चाहती है। और दूसरा नियम से क्या है? दूसरा नियम से बल की परिभाषा, जो कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है ना, बल बराबर द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है? तो पहला नियम से। और किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम से। ठीक है, न्यूटन की गति का ये नियम दिया था। और एक क्वेश्चन आता है क्या मालूम कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो वो दिया था केपलर ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था, ये भी ध्यान रखना है साथ में। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो ये अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब रही बात क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। जहांगीरनामा के लेखक कौन है? जहांगीर। और बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर, जो कि आत्मकथा है। ठीक है ना, जहांगीरनामा जो है फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा था, बाबरनामा जो है बाबर जो है अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था। अकबरनामा के लेखक पूछा जाएगा कौन है? तो अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक चीज़ तो आपको मालूम है, बचपन से याद किए हुए हैं, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है, जैसे नाभिकीय संलयन आया तो ये वाला विखंडन वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, तो अब क्या है? सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ संलयन से याद रखना क्या? देखिए यही प्रश्न पूछा जाएगा, संलयन विखंडन में क्या होता है? हाइड्रोजन बम वो किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ये सबसे ज़्यादा सूर्य में पूछे क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है ना। तो हाइड्रोजन बम हो जाएगा नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। देखिए पूछे कि तारों में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है? तारों में या तो ब्रह्मांड में या तो सूर्य में तो हाइड्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। भू प्रपंच में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। नेक्स्ट है हरित गृह, है ना, ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो औसत ताप पर ये क्या करता है? बढ़ा देता है ना। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? तापमान को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब क्या है? जलवाष्प हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है। डायरेक्ट उदाहरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? तो पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित कौन करता था? तो ये करता था योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। अब योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ है ना। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न अति महत्वपूर्ण क्या पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग या तो योजना आयोग, दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब तो नीति आयोग है तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अभी कौन है? वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी है। नीति आयोग का अभी वर्तमान में पूछे कि उपाध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर में याद रखना है। तो उपाध्यक्ष नीति आयोग का और नीति आयोग का CEO, तो CEO है सुब्रमण्यम। ठीक है,
COA सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन सा हो सकता है। देखिए स्टार्च है और शर्करा है। शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, अमीनो अम्ल नहीं है ना। अमीनो अम्ल है ना, इससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी 2 और 3 यहाँ पर सही है। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना क्या कि स्टोर्च, ये जो पादप जो है भोजन किस रूप में संग्रहित करता है, तो स्टोर्च के रूप में संग्रहित करता है। जबकि मानव मनुष्य में क्या होता है, भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का संग्रहण जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है पूछा है ना, तो नहीं है में से एक हो जाएगा ये वाला, केवल एक नहीं था, कौन, एमिनो एसिड। ठीक है, नहीं है पूछा था तो आंसर ये हो गया। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका WBC की बात करें अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, तो WBC क्या करती है, तो WBC जो रक्त का है ना, रक्त में जो शरीर में रोग प्रतिरक्षा का काम कौन करता है, WBC करता है। WBC में 5 प्रकार के पाया जाता है ना, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल है ना, और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब WBC का 5 प्रकार होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। WBC ये क्या करता है, रोगाणुओं को विनाश कर सकता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 61 का C हो जाएगा। ठीक है, WBC की बात करें और RBC, तो RBC का आपको मालूम है, RBC का निर्माण, WBC का निर्माण, प्लेटलेट्स का निर्माण, रक्त का निर्माण, ये सब कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, RBC का पूछा जाए कि RBC का और एक होता है क्या, WBC। RBC का जीवन काल कितना होता है मालूम, 120 दिन होता है। ठीक है, और WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 13 से 20 दिन के बीच होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है, तो ये उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो मानव शरीर और भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो दोनों हमेशा याद रखना आपको, ऑक्सीजन और N2O यानी हंसाने वाली गैस, दोनों की खोज जोसेफ प्रिस्टल ने किया था। नाइट्रोजन की बात करें तो ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली ये किससे, तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। आंसर क्या हो गया, प्रोटीन और लिपिड, यानी A और C दोनों हो जाएगा। ठीक है, आंसर D हो गया इसका करेक्ट आंसर। कोशिका की बात करें, कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब, 1665 में किया था। याद रखना है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक जब भी आया था 3 नाम इसके जैसा एक ही जैसा, तो याद रखना रॉबर्ट हुक है, एक है रॉबर्ट ब्राउन और एक है रॉबर्ट कोच है। तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किया था 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन ये क्या किया था, कोशिका के केंद्र की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, तो TB के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और यहाँ से बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होता है दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका हो जाती है माइकोप्लाज्मा। और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका हो जाता है अंडाणु है ना, ओवम। और सबसे छोटी कोशिका हो जाता है शुक्राणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंडोसाइटोसिस है ना, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो एंडोसाइटोसिस का संबंध क्या है, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी कि बाहर का जो भोजन है वो अंदर ग्रहण करता है ना, ये हो गया एंडोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है, तो ये होता है मेथोनोइक अम्ल के स्त्राव से होता है। ठीक है, जो आप पढ़ते हो कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड को ही मेथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पूछे तो ये किसमें, टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल ये नींबू और संतरा खट्टे फलों में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये किसमें, तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में है ना, पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोस्मी है ना, एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह
प्रयुक्त होता है, तो ईंधन की तरह प्रयोग होता है एटीपी, है ना, ऊर्जा के रूप में एटीपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। 1 ग्राम ग्लूकोज में पूछा जाता है कितने एटीपी ऊर्जा होती है, तो 38 एटीपी ऊर्जा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, आग बुझाने वाली गैस भी है। ऑक्सीजन के बारे में, मानव शरीर और भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो मानव मस्तिष्क के संदर्भ में ये क्या, अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी, ये सही है। पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है, ये गलत है। सोचने का भाग जो है वो कौन सा, अग्र मस्तिष्क होता है ना, ये पश्च मस्तिष्क गलत है, यानी केवल एक यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। तो देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का मात्र 10% स्थानांतरित होता है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 10% स्थानांतरित होता है। और ऊर्जा का ये 10% नियम किसने दिया था, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो लिंडमैन ने दिया था। किसने, लिंडमैन ने दिया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपर्युक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या घटना से संबंधित है, तो ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन से क्वेश्चन आता है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ना। इसको याद ऐसे रखना है, तारों का टिमटिमाना यानी कि अप डाउन, तारों का टिमटिमाना यानी अप डाउन अपवर्तन के कारण, अप डाउन अपवर्तन के कारण। जैसे कि बाल्टी, जैसे पानी किससे भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। बाल्टी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, और हीरा का चमकना, ये सब क्या, पूर्ण आंतरिक, मेरी मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान जो सूर्य का लाल, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था, रोमर ने मापा था। प्रकाश का अधिकतम वेग किस में होता है, तो निर्वात में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और बात करें प्रकाश की गति अधिकतम होती है किस में, निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पीएम श्री योजना ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है, अब ये सब क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य और एक पंजीकरण योजना शुरू की है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा, योग महोत्सव 2025 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया जाएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो उसका नाम है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025। किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है, किस मंत्रालय ने E0 पहल, तो ये किया है गृह मंत्रालय ने। ठीक, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है वर्तमान में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबानी करेगा, तो ये करेगा लद्दाख, है ना। लद्दाख की राजधानी कहाँ, लेह, है ना, जो कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लद्दाख की राजधानी लेह में ही होता है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये कब केंद्र शासित प्रदेश बना था, 31 अक्टूबर 2019 में बना था, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो धोलेरा शहर को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य है हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है, तो भारत और मंगोलिया के बीच ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है, पत्रकारिता दिवस ये मनाया जाता है आपको 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो भूषण रामकृष्ण गवई है, BR गवई को नियुक्त किया गया। 51वां मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो संजीव खन्ना टिक करना है। ठीक है, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है, तो विश्व क्या बोला, स्मारक निगरानी सूची, तो इसमें भारत के 2 स्थल को शामिल किया गया। ठीक है, वो कौन कौन सा है, तो एक है हैदराबाद का जो है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत, और एक है
गुजरात में है भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली। तो यहाँ पर दिया है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 स्थल है जो कि स्मारक निगरानी में शामिल किया गया है। तो याद रखना है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत और भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के समय सक्रिय हुआ था? तो 1942 के ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय है। ये क्वेश्चन आता है क्या, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी है ना 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो किन्होंने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये याद रखना है, कभी कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रख लीजिएगा। लोकमान्य यानी कि किसी को मान सम्मान देते हैं तिलक लगाकर, है ना, तो तिलक लोकमान्य, मान्य मान सम्मान तिलक, और लोक नायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंग्लिश का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अ स्पीच इज द डैश मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपुल। तो स्पीच जो है जो कम्युनिकेशन इन वार्तालाप का जो लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, तो ये क्या फास्ट मेथड है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 84 का ए हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर फास्ट। नेक्स्ट है चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग्स टू। ये जो अंडरलाइंड किया हुआ है ये जो कौन सा ये पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये क्या टाइम, क्या टाइम नाउन है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेयर आस्क्ड टू टाई देयर राइट लेग है ना अपने टू देयर स्पाउस लेफ्ट लेग फॉर द रेस इन द एबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड अस्पाउज। अस्पाउज का जेंडर पूछा रहा है, तो अस्पाउज क्या होता है? देखिए इसका मतलब अस्पाउज मतलब होता है पति पत्नी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कि न्यूट्रल जेंडर आ जाएगा। इसमें से कोई आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि पर्सनल, तो इसमें न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन है ना। यहाँ पर क्या है? ओवर द टाउन यानी जैसे प्लेन जो है हवाई जहाज क्या शहर के ऊपर उड़ रहा है ना, तो द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार की भीतर आयोजित की गई थी? तो देखिए बौद्ध संगीति हुआ था 4, कहाँ कौन कौन सा हुआ था? तो पहली कहाँ हुआ था? पहली हुआ था राजगीर में। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है, और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर में। तो आप बताइए कि कौन सा बिहार में अभी है? तो राजगीर है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होता? अजात शत्रु के शासनकाल में होता। दूसरा बौद्ध संगीति काला अशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में होता। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग जो है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें लोकप्रिय हो जाएगा मखाना उद्योग। ठीक है, मखाना उद्योग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया महाबोधि मंदिर को। महाबोधि मंदिर है कहाँ? तो बोध गया में। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है ना। निरंजना नदी के किनारे जिसको अभी फल्गु नदी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया? फल्गु नदी पर बनाया गया। फल्गु नदी पर से क्वेश्चन क्या? विष्णुपद मंदिर ये किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शंकु की तियर्क ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, शंकु की बात करें, इसके आधार का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो एल दिया हुआ है आपको तियर्क ऊंचाई यहाँ, तो आर निकालना। आर दिया हुआ, आर क्या निकालने, कैसे निकालेंगे? तो ये दिया हुआ है नीचे का जो पाई आर स्क्वायर जो है ना, ये जो है आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर ये दिया हुआ है 616। अब इसको काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे 11 5 55 और बचेगा 6, 11 6 66, फिर 2 से कटेगा ना 28 दूनी 56 और ये 7 को इधर ले आइए तो फिर क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर 7 और 28 को लिखिए क्या? 7 गुना 4 है ना, तो 1 7 बाहर आएगा। आर स्क्वायर जो है तो आर बराबर क्या होगा? 1 7 और ये 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 14 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा?
14 हो जाएगा। आप निकाल लेंगे क्या, पाई आर एल है ना, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पाई आर एल, पाई और आर कितना है 14 और एल कितना है 20। इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14। अब इसको क्या करेंगे, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होगा 88, यानी कि 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी वाला दे दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसका जो विभाजन करने पर है ना, इसका विभाजन करने पर 2 भाग में ऐसे तोड़ते हैं जो कि जिसमें एक का अंतर होता है। जैसे ये 12 रहता है ना, तो 3 चौक 12, ये आसानी से बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें क्या होगा, इसमें आसानी से नहीं टूट रहा है। ठीक है, और ये प्लस माइनस में दिया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आंसर इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 54% मिला और वो 1620 वोट से जीत गया, तो कुल कितने वोट्स मिले। तो देखिए पहले नंबर ये समझना क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का, तो वैध वोट कौन सा है वो हम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए पहले क्या 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 90% यहाँ पर क्या है वैध है। ठीक है, मतलब 10% दिया ही नहीं, तो 90% लोगों ने वोट किया। फिर कुल डाले गए वोट के 10% वोट क्या है अवैध है, तो वैध कितना है 90%। ठीक है, अब क्या बोला कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का, यानी कि ये जो वैध वोट है इसका 54% मिला जीतने वाले को। ठीक है, 54% मिला। तो अच्छा, हारने वाले को कितना मिला होगा 46% है ना, टोटल 100% होगा। तो बोला कि इतना वोट से जीता, परसेंट में कितना से जीता 46 और 54 में अंतर कितना 8, यानी 8% वोट से ये जीता। ठीक है, और ये संख्या में देगा 1620। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, परसेंट से पहले इसको 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य गायब हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे, अब 2% बचा, एक यहाँ एक यहाँ, तो नीचे में 4 शून्य पहले कर दीजिए। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। 2% है, यानी कि 4 शून्य हो जाएगा। 9×81 से काट देंगे इसको, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 20 और यहाँ 4 शून्य। ठीक है, अब बटा में क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो 20 और 4 शून्य करिए, 20 और 4 शून्य बटा में 8। अब इसको काटिए, 4 दूनी 8 और ये कटेगा 4 पंचे 20। अब यहाँ क्या 50,000 है, अब बटे में 2 है, तो यानी 25,000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य 5500 रुपया है और उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूटों, यानी इतना इतना दिया हुआ है, जूसर मिक्सर का विक्रय मूल्य क्या है। तो सिंपल आप इसको छूट देते जाइए। जैसे 40% छूट दिया, इसका मतलब क्या था, 40% का मतलब क्या हुआ 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 है ना, 20 पंचे 100 छूट बोला, तो इसमें से घटा के लिख दीजिए डायरेक्ट सीधा, 5 में से 2 गया 3/5। ठीक है, उसी प्रकार 30% छूट दिया, 3/10 होता है, यानी कि इसको छूट, यानी कि 3 घटाइए 10 में से, नीचे जैसे ये वाला किए थे तो 60/10 हो जाएगा। फिर 20% का छूट दिया तो 20 पंचे 100, यानी कि 4/5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, 5 से ये काट देते हैं, पहले 1 शून्य से ये कट गया, फिर 5 से इसको काटिए, 11 पंचे 55, फिर 5 से काटिए इसको 22 पंचे दोहतल से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बचिए क्या 22 3 7 4 है ना, तो इसको करिए क्या 22 सती 54 से 154 और ये 4 3 12 है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, बरचौक 48 और बाकी 4 है ना, 12 पंचे 60 और 4 64, बाकी 6, 12 कहीं 12 और 6 18, यानी 1848। 1848 का ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1848 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, यदि वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है तो गंतव्य पर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। देखिए 60% चाल से तय करता है, यानी कि 60% का मान क्या होगा 20 या 60, 20 पंचे 100, 3/5 हो गया। और क्या बोला, इतना मिनट देरी से चलता है और अपनी सामान्य चाल की इतना चाल से चलता है, यानी कि इसको ऐसे कर दिए, डायरेक्ट इसको बना दीजिए, 5 में से 3 गया, इसको नीचे है ना, ये जो है 2 3 जो है ना, इसको नीचे घटा दीजिए, यानी कि ऊपर वाला सेम है, नीचे इसको घटाइएगा तो 5 में से 3 गया 2। अब इसको 36 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 18 से कट गया, 18 3 54 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो इसी तरह बना देना है, जैसे 20 3 60, 20 पंचे 100, इसको घटा के लिख दीजिए नीचे, 3 ऊपर उस सेम रहेगा, इसको घटाइए 5 में से 2 और गुना ये मिनट से गुना कर दीजिए, 54 इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है, 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज
पर निवेशित की गई यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए इतना और तीसरे वर्ष के लिए इतना, तो ब्याज क्या होगा। तो इसको मिश्रधन निकाल लेते हैं, ब्याज ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा ब्याज क्या है। तो मिश्रधन डायरेक्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट गुना होते जाता है, यानी कि 1000 रुपये है ना यहाँ, ठीक है। 10% प्रति वर्ष के 2 वर्ष वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 11/10, 2 बार बोला 2 वर्ष के लिए तो 11/10। फिर तीसरे वर्ष में क्या वाला 50% इसका ब्याज है, तो 50% की क्या हो जाएगा 1/2 का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, टोटल आएगा मिश्रधन, ठीक है, उसमें 1000 रुपये घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य से यहाँ 2 को गायब कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काट दीजिए, ऐसे 5 से कट जाएगा, ठीक है। अब 11 गुना 11 121, ठीक है, 121 और ये 5 दिए 15। अब इसको गुना करिए तो 15 कहिए 15 बाकी 1 है ना, 15 दूनी 30 और 1 31 बाकी 3, 15 के 15 3 18, ठीक है, 18 15, ठीक है, 1815 रुपये आ गया मिश्रधन। अब मूलधन कितना था 1000, अब 1000 इसमें घटाइए कितना आएगा 815 रुपये। आंसर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि 8 और स्टार बी का मतलब क्या है a + b + √AB, तो 6 स्टार 24 का मतलब क्या होगा, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों का योग होता है, ठीक है, यानी 6 और 24 क्या हो गया यहाँ जुड़ गया 30 प्लस फिर √AB होता है अंदर के 24 × 44 से, है ना, तो क्या हो गया 30 अब प्लस 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12, 30 और 12 42, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x + y + z बराबर इतना है तो 3y² + x² + z² और 2y² - xz का मान क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, यहाँ पर क्या होगा बटा होगा, ठीक है, ये बटा होगा, आंसर आसानी से बनेगा। देखिए बटा होगा तो ये क्या होगा, x का मान मानिए ये हो गया 1, x का मान 1, y का -1 और z का मान मानिए 0, ठीक है। अब इसको इसमें बैठा दीजिए, है ना, देखिए ये 0 हो गया, ठीक है, तो इसको 3y² तो 3 हो जाएगा और x का मान 1 है, ये x² यानी 1 हो जाएगा, z का मान 0 है यानी कि ये 4 हो गया, ठीक है। बटा में क्या 2y² यानी कि 2 और माइनस में xz है, z का मान 0 है यानी ये 0 हो गया, यानी कि नीचे में 2 है और ऊपर में 4 है, तो ये 2 दूनी 4, 2 से कट गया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है sec b + tan b बराबर r है, तो sec b + tan b बराबर क्या होगा, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा sec² थीटा -tan² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं a² + b a² - b² बराबर क्या होता है a + b यानी sec थीटा + tan थीटा a + b इंटू a - b sec थीटा -tan थीटा, इसके बराबर भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्लस वाला दिया हुआ है, माइनस वाला निकालना है तो ये वाला इधर कर देंगे तो माइनस वाला निकल जाएगा, तो इसका मान कितना दिया हुआ है प्लस वाला r दिया हुआ है, यानी कि 1/r इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/r कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। तो देखिए 2-3 प्रश्न इस टाइप का पूछा जाता है, आपको याद रखना है, एक तो माध्यिका हो गया, एक माध्य हो गया और एक बहुलक हो गया, ठीक है। तो माध्यिका में क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिखिए, अब बीच में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका इस तरह से निकाल लेंगे, तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा इसमें देखेंगे क्या है 0 है, तो देख लेंगे 0 कितना है 1 और 2 है ना, 2 0 है, तो यहाँ पर 0 0 लिख दिए। फिर इससे बड़ा, इससे 1 0 से बड़ा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 कहाँ कहाँ है 1 और 2 2 जगह है, यानी कि 2 1 लिख दीजिए। फिर इससे बड़ा क्या है 1 से बड़ा आ जाएगा 2, तो 2 कितना है, तो 1 ही जगह है 2, ठीक है। इस तरह से बढ़ते क्रम में आप लिखते जाइएगा। और फिर 3 कितना है, इस 2 के बाद 3 आएगा, 3 1 2 और 3 बार है, तो 3 बार यहाँ इसको लिख दीजिए। फिर 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 कितना जगह 2 जगह है। फिर इस 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 कहाँ है 1 और 2 बार है 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 कहाँ है एक अकेला बार है 6। फिर 7 कितना बार है 1 और यहाँ 2, ये हो गया टोटल। अब इसमें क्या बढ़ते क्रम में सब लिख दिया, बीच में जो होगा वही आंसर होगा, तो इधर से काटते ये मान के इधर 5 ले लीजिए, इधर भी 5 ले लीजिए, 3 2 5 और भी बीच में जाना है तो 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए, बीच में कौन बचा 3 है ना। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये पूछेगा बारंबारता क्या है, तो बारंबारता में क्या है जो अधिक बार आएगा है ना, जो अधिक बार आएगा वही बारंबारता का लाएगा। जैसे कि देखेंगे 4 कितने बार आया, 4 मान के चलिए 5 बार आ गया, तो वही बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। माध्य निकालना है तो आसानी से सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे भागा देना, माध्य निकल जाता है ना, जिसको औसत बोलते हैं, औसत भी सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा 100% और
100% जो करेक्ट आंसर और 100 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बेहतर तरीके से करवा दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेस्ट के साथ, टेस्ट नंबर 3 में मिलते हैं। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।